हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारतीय संविधान को अपनाया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। पहले तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे संविधान के अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने थे? 395 और अनुसूचियाँ 8। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, यानी कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था। तो आप लोगों को पता होगा कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। ये हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है भारत के जनप्रिय संप्रभुता हैं क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है वह है हम भारत के लोग। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा, हम भारत के लोग। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है भारतीय संविधान कैसा है। तो आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत को क्या माना गया है? तो राज्यों का यूनियन माना गया है, मतलब संघ माना गया है, राज्यों का यूनियन। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य किसका होता है? बड़ा भाई का कर्तव्य होता है। और हमारा बड़ा भाई कौन है? मतलब भारत का बड़ा भाई कौन है? आप लोगों को पता होगा भारत का बड़ा भाई रूस है, क्योंकि वो हम लोगों को हमेशा साथ दिए हैं। तो भारत का बड़ा भाई कौन हो जाएंगे? रूस। तो कर्तव्य किसका होगा? रूस का। इस तरह से याद रखना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व के किसके संविधान से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। कहाँ से लिया गया है संसदीय प्रणाली? ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, मतलब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, भारत है एक, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ा लिखित संविधान हम लोग के भारत देश का है। मतलब हम लोग का जो संविधान है वो विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान है। तो ये हो जाएगा भारत। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष अस्थाई बोला जा रहा है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन वही अगर यदि अस्थाई अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें क्या बोला गया है? अस्थाई अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अस्थाई अध्यक्ष रहता तो वो हो जाता है सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। कब किया गया था? 1895 ईस्वी में। उसके बाद 1922 ईस्वी में गांधी जी ने संविधान सभा की मांग किए थे। उसके बाद फिर 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने मांग किए थे। अब चलिए हम लोग, मोतीलाल नेहरू कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो आपको बताए थे कि 1924 ईस्वी में किसने मांग किए थे? तो ये मोतीलाल नेहरू ने किए थे। मोतीलाल नेहरू कौन है? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। और 1922 ईस्वी में कौन मांग किए थे? तो 1922 में महात्मा गांधी ने मांग किए थे संविधान सभा का। और 1895 ईस्वी में कौन मांग किए थे? तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक। इसमें बोला जा रहा है 1924 ईस्वी में। तो 1924 में कौन मांग किए थे? मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने किए थे। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, धातु का प्रावैद्युतांक होता है। तो धातु का प्रावैद्युतांक कितना होता है? तो आप लोगों को पता होगा ये इनफाइनाइट होता है, मतलब अनंत होता है। धातु का प्रावैद्युतांक अनंत होता है।
अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम कहाँ होता है? तो ये निर्वात में होता है, मतलब इन वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चाल बोलिए या फिर वेग बोलिए, एक ही चीज़ हुआ। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होता है। तो देखिए आप लोगों को याद रखना, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। एन टाइप में हम लोग पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन को मिलाते हैं और पी टाइप में हम लोग त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन को मिलाते हैं। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। इसमें बोला जा रहा है एन टाइप, तो ये हो जाएगा पंचसंयोजक इलेक्ट्रॉन यानी पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में वही क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे पी टाइप बोला गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग ऑप्शन में खोजते हैं कहाँ पर है त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है त्रिसंयोजक, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी कोई आवेशित गोलीय चालक है तो उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब जुटना, और एक होता है विखंडन, नाभिकीय विखंडन, तो वो होता है परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन मतलब टूटना। परमाणु बम क्या होता है? बिखरता है टूट के, तो वो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। तो अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है करो या मरो का मंत्र या फिर नारा किसने दिया था? तो आप लोगों को पता होगा ये महात्मा गांधी ने दिए थे। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है महात्मा गांधी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है महात्मा गांधी, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। करो या मरो का मंत्र या फिर नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये आप लोगों को पता होगा कि ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पर है? ये पंजाब में है। अमृतसर कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में है। अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है? तो लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पर ये 1 के बराबर बोला गया है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसमें है 0, ये भी नहीं होगा।
अब यहाँ पर देखिए 1 से कम की बात किया जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। लोहचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है? 1 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 1 से अधिक होती है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है प्रतिघात का मात्रक है। तो प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है महो। प्रतिघात का मात्रक महो होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ये कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा कि कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव थे, वासुदेव। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, एक मिनट, देखिए अगले प्रश्न में है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था? तो ये इल्तुतमिश ने करवाए थे। चलिए अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है इल्तुतमिश। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है इल्तुतमिश। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का काम किसने पूरा करवाया था? तो ये इल्तुतमिश ने करवाए थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो मूल गेट कौन कौन सा होता है? तो मूल गेट 3 होता है। कौन कौन सा? एंड गेट, और गेट तथा नॉट गेट। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूल गेट कौन कौन सा होता है? एंड और नॉट, एंड और नॉट। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष लगा हुआ है तो ये लगता है कि समय का है, लेकिन ये समय का नहीं, ये दूरी का है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? तो आप लोगों को पता होगा कि ये शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह होता है और इसी को हम लोग पृथ्वी की बहन कहते हैं। सौंदर्य का देवता भी इसी को बोला जाता है। और पृथ्वी की बहन और भौर का तारा, चांद का तारा, सब इसी को बोला जाता है। सबसे चमकीला ग्रह इसी को बोलते हैं। और बुध क्या है? बुध जो है ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद शनि, शनि क्या है? इसके पास सबसे अधिक उपग्रह पाया जाता है। प्लूटो, प्लूटो क्या है? तो प्लूटो एक बौना ग्रह है। प्लूटो क्या है? बौना ग्रह है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो आप लोगों को पता होगा कि लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। अब देखिए मंगल ग्रह जो है इसको हम लोग लाल ग्रह कहते हैं और मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह पाया जाता है। मंगल ग्रह के पास कितना उपग्रह है? 2 उपग्रह। कौन कौन सा? फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस। उसके बाद देखिए बुध, बुध ग्रह क्या है? ये सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के पास भी कोई भी उपग्रह नहीं है और मंगल के पास 2 उपग्रह है। कौन कौन सा? फोबोस और डिमोस। अब देखिए बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड है। अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं।
देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आप लोगों को पता ही होगा, ये चंद्रमा है। अब देखिए बृहस्पति ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड होता है। और बुध ये क्या है, ये हमारे सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह हैं और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल क्या है, ये लाल ग्रह है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। तो तारामंडल की कुल संख्या 89 है। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है, ये हो जाएगा 89। अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस तरह से व्यवस्थित किया गया है, तो आप लोगों को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है सबसे हल्का तत्व है। तो सबसे हल्का तत्व क्या होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। लेकिन गैस बात करेंगे तो सबसे हल्की गैस ये हीलियम होती है। लेकिन इसमें क्या बोला गया, तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन।